Hello students, this is our last topic of your unit 3. इसके बाद हमारी एक यूनिट बचेगी विच इज़ यूनिट 4 एंड यूनिट 5 हमने ऑलरेडी यूनिट 1 के साथ पढ़ ली है, जिसमें सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं वो डिफ़ाइन करना था, जो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो नाउ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट लेक्चर का रिवीजन थोड़ा सा करा दूँ. हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ी थी, उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है. और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जहाँ पे हमने बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पढ़ लिए थे, उसका इम्पैक्ट पढ़ लिए थे. अब यहाँ पे हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, यानी हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे हैं और बायो पेस्टिसाइड्स पढ़ रहे हैं, यानी नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होने वाले कौन से बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके बारे में. लेट अस स्टार्ट. जब आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हो जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल यूज़ नहीं होता है, तो उस समय हमारे पास काम करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने लगते हैं, पर उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं. ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे किसी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, तो स्लोली स्लोली क्या होने लगता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे अपने हार्मफुल इम्पैक्ट्स दिखाने लगते हैं. हार्मफुल इम्पैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, इनमें से देखिए जैसे जैसे पॉल्यूटिंग वाटर बेसिन्स, यानी वाटर के रिसोर्सेज को ख़राब करना, चाहे वो रिवर रिसोर्सेज हो चाहे वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो, धीरे धीरे वो उनको ख़राब करने लगते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंडली इंसेक्ट्स. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो उन इंसेक्ट्स की, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है. उनका काम होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना, वहाँ पे एक जो लोकल इकोसिस्टम होता है उसको चलाए रखना, उसको ख़त्म ना होने देना. बट जैसे ही आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगते हो, आप उन फ्रेंडली इंसेक्ट्स को भी ख़त्म कर देते हो. वो इंसेक्ट्स जो उस प्रोसेस को हेल्पफुल बनाने के लिए भी यूज़ हो रहे थे, उनको भी हम वहाँ पे रहने नहीं देते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी क्रॉप्स जो होने लगती हैं वो धीरे धीरे और डिजीज़ के साथ ऐड होने लगती हैं, अलग अलग फॉर्म की डिजीज़ उसमें हमें धीरे धीरे देखने को मिलने लगती हैं. ठीक है, और क्या होता है धीरे धीरे हमारे साथ, ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी, जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे डैमेज हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम किसी भी फॉर्म में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, रिपेयर नहीं कर पाएंगे. इररिपेरेबल डैमेजेस हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लॉस से हमें देखने को मिलते हैं जब हम आर्टिफिशियल केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं. ठीक है, तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है इस बात का. तो सॉल्यूशन है बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना, जिससे कि बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो और ज़्यादा यील्ड बढ़ने लगे. तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या नेचुरल प्रोसेस को होने देते हैं, कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट बायोलॉजिकल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आर्टिफिशियली एम्बेड होने वाली प्रॉपर्टीज़ कम और बायोलॉजिकली इंट्रोड्यूस होने वाली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, जिनकी वजह से यील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, यानी ज़्यादा क्रॉप रोटेशन हो पाएगा और किसी भी तरह से कोई भी डैमेज हमें देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन. अब हम क्या करें, सॉल्यूशन क्या निकला कि बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करो. नाउ व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स, इट इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन of a specific or a group of beneficial microorganisms for enhancing the productivity of soil. तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आप उसमें किसी तरह से कोई फर्टिलाइज़र का एडिशन करोगे. ना ये फर्टिलाइजर्स कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं होने चाहिए, इट शुड बी सम टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान ना हो, अगर हो तो कुछ बेनिफिट ही हो, और वो बेनिफिट आपके क्रॉप्स की यील्ड के इंक्रीज़ के रिस्पेक्ट में हमें देखने को मिले. ठीक है, या तो अब जब भी आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो तो बायो फर्टिलाइजर्स दो तरह के काम कर सकता है. पहली चीज़ क्या करें, या तो वो
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है, सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, उसको फिक्स कर दे। या फिर सॉल्युबलाइजिंग सॉइल फॉस्फोरस, या फिर जो सॉइल में जो फॉस्फोरस की प्रेजेंस होती है उसको सॉल्युबल बना दे और सॉइल के साथ मर्ज करके सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रहने दे। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे काम क्या कर रहे हैं। आपके पास सॉइल है, सॉइल की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनफैक्ट तीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन तीन प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बना रहता है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर नेचुरली बना रह पा रहा है, वेल एंड वेरी वेल। अगर नेचुरली नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें जो नेचुरली इन प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखने में हेल्प करें। कैसे, बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और बाय सॉल्युबलाइजिंग द सॉइल फॉस्फोरस। ओके, अच्छा, तो दो तरह के हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं। फर्स्ट इज़ फॉर नाइट्रोजन, ये नाम आप देख पा रहे होंगे, और सेकंड इज़ फॉर फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो तरह के बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए ना। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन और वेल नोन तरीका है, विच इज़ बायो कंपोस्ट, बायोलॉजिकली कंपोस्टिंग करना ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो न सिर्फ इको फ्रेंडली होता है बट कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होता है। तो ये क्या होते हैं, बायो कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को आप एक प्लेस में डंप करें और आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वो कुछ ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रॉपर्टीज़ अपने साथ ले लेते हैं, जिसको जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं सॉइल को, और सॉइल को अपनी प्रॉपर्टीज़ रीगेन कराने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वही नेचुरल नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होते हैं, नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं, नेचुरल डिकम्पोजिंग फंगाइज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो सॉइल से जनरेट होने वाली डिजीज़ को रोकते हैं या दबाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हेल्पफुल होती हैं, साथ ही साथ इससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं होने देता है और टाइम टाइम पे रीगेन या रीजेनरेशन के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता रहता है और क्वालिटी को बढ़ाता रहता है। ठीक है, सॉरी, क्या एडवांटेजेस है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स के। फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अगेन आप समझ सकते हैं इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, दीज आर रिन्यूएबल, ख़त्म नहीं हो जाएंगे, हमेशा हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता रहेगा और उसी ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ हम बायो फर्टिलाइजर्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सस्टेन सॉइल हेल्थ, सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं होने देता है और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइज़र, जो भी आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे उसी की तरह से काम करता है बट बायोलॉजिकल होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ ख़राब ना करके बेहतर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट रिप्लेस अराउंड 20 to 30% ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे उसके अपेक्षा उसका 30% तक का एडवांटेज आपको बायो फर्टिलाइजर्स से मिल सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द ग्रेन यील्ड बाय 10 to 40%। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और किसी तरह का बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस से 10 से 40% तक का इजाफा आपको ग्रेन यील्ड में देखने को मिलता है जब आप बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग द प्लांट रेसिड्यू एंड स्टेबलाइज द कार्बन नाइट्रोजन रेशो ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में एक रेशो है, कार्बन का प्रेजेंस कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन का प्रेजेंस कितना होना चाहिए, उस रेशो को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। और जो भी प्लांट से जिस भी तरह के रेसिड्यूज जनरेट होते हैं उसको नेचुरली डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जो भी सॉइल आप जिस एग्रीकल्चर स्केल में आप सॉइल को यूज़ कर रहे हो उस सॉइल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं
और उसको उसके नेचुरल स्ट्रक्चर में इंटैक्ट रखने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, जितने भी आप फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल ग्रोथ या लॉस ऑफ फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नेचुरल प्रोसेस चलता रहेगा और किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे बायो फर्टिलाइजर्स के। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायो पेस्टिसाइड्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स तक समझ में आ गया है कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के बायो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उनके टाइप्स हमने समझे। नाउ नेक्स्ट इज़ बायो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स इज़ विद रिस्पेक्ट टू the insects, the microorganism that tries to destroy your farming। तो उन इंसेक्ट्स को आप कैसे डील करोगे। तो जब भी आप ऐसे इंसेक्ट्स को डील कर रहे होते हो तो हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। से एग्जांपल से लेके चलते हैं, अगर हमने मानिए कोई आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ करा, नॉट बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ किया, तो उसके साथ क्या होगा, वो एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, उसका काम है किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देना। तो जब वो ख़त्म करता है तो वो क्या करता है, वो बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो आपके गुड बैक्टीरियाज या गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स जब ख़त्म होने लगते हैं तो वो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को हील करने में हेल्प करते थे, और अब वो रहे नहीं तो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ खुद हील हो नहीं पाएंगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बट हम क्या कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करें। जैसे कि तो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, आर द बायोकेमिकल्स पेस्टिसाइड्स दैट आर नेचुरली occurring substances that control pest by non-toxic mechanisms। non-toxic mechanism is कि हार्मफुल नहीं होते हैं किसी भी फॉर्म की लाइफ के लिए। तो अगर आप बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आप नॉन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि अगर आपने कुछ फार्मिंग करी है और उस फार्मिंग की हेल्प से आपने कोई प्रोडक्ट जनरेट किया, फूड रिसोर्स जनरेट किया, वहाँ ख़त्म होने के बाद आप जब घर में लेके आते हो तब भी वो फूड रिसोर्स अपनी आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स की प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है और हमारे बॉडी के अंदर इनटेक करने के बाद अलग अलग तरह के हार्मफुल इम्पैक्ट्स हमारे अंदर शो करता है। तो इस तरह से इस हार्मफुल इम्पैक्ट को हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना बंद ना करके उसका सही तरह से यूज़ करना शुरू करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग बायो पेस्टिसाइड्स फॉर अवर फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बायो पेस्टिसाइड्स these biopesticides are some types of pesticides that are derived from such natural materials such as animals, plants, bacteria and certain minerals। ठीक है, तो all the living organisms which are cultivated in the laboratory on large scale and are used and exploited experimentally for the control of harmful organisms basically are responsible as pesticide purpose। तो उन सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव, बेसिकली बायो पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द पेस्ट फ्रॉम अवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, there are three major classes of biopesticides। First is microbial pesticides। Microbial pesticides are for microorganism। It consists of a microorganism such as bacterium, fungus, virus, protozoa as the active ingredient। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हीं फॉर्म्स में होंगे और हेल्प करेंगे हमारे पेस्टिसाइड्स को किल करने में। These microbial pesticides can control many different kinds of pests, although each separate active ingredient is relatively specific for its target pest। यानी किस तरह के पेस्ट हैं उन तरह के पेस्ट को मारने के लिए स्पेशल टाइप के माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे इसके हो सकते हैं, देर आर फंगाई दैट कंट्रोल सर्टेन वीड्स एंड देर आर अदर टाइप ऑफ फंगाई दैट कंट्रोल सर्टेन
किल सर्टेन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप इज प्लांट पेस्टिसाइड्स। प्लांट पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस that plant produce from genetic material that had been added to the plant। तो किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर किसी प्लांट में होता है तो उस तरह के पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए हम प्लांट पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट कैन टेक द जीन फ्रॉम द बीटी पेस्टिसाइडल प्रोटीन एंड इंट्रोड्यूस द जीन इनटू द प्लांट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से चेंजेस आप देखोगे अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट के जीन्स में, जो धीरे धीरे एक यील्ड के बाद धीरे धीरे चेंजेस शो करने लगते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म इज बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। These are the naturally occurring substance that control pest by non-toxic mechanism। बिल्कुल नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म यानी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होने के बाद ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड बायोकेमिकल पेस्टिसाइड है, जो बिल्कुल विदाउट हार्मफुल इम्पैक्ट को इंट्रोड्यूस कराए बिना पेस्टिसाइड्स को पेस्टिसाइड की तरह से वर्क करता है और पेस्ट को किल करने में हेल्प करता है। बहुत ही कन्वेंशनल पेस्टिसाइड है जिसमें हम लोग ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी प्लांट को की प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं होने देता है और उसमें से हर तरह के इंसेक्ट्स को, पेस्ट को ट्रैप करके बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थे हमारे पेस्टिसाइड्स के। कुछ एडवांटेजेस, हम बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज बायोपेस्टिसाइड्स आर यूजुअली इनहेरेंटली लेस टॉक्सिक देन केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो अगर आप अगर आप बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो तो वो कम हार्मफुल, कम टॉक्सिक होता है देन द कन्वेंशनल मॉडर्न पेस्टिसाइड्स। इट इज़ अगेन चीप, रिन्यूएबल एंड कैन बी हैंडल्ड सेफली। तो जो भी आपके आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं उनके साथ काम करने में ह्यूमंस को भी बहुत सेफ्टी, बहुत प्रॉपर केयर से काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके इम्पैक्ट ह्यूमंस पे भी विजिबल हो पाते हैं। बट बायोपेस्टिसाइड्स किसी भी तरह के हार्मफुल इम्पैक्ट ह्यूमंस पे लीव नहीं करता है एंड रिन्यूएबल है, बार बार हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंसेक्ट्स टू डेवलप रेजिस्टेंस टू दीज पेस्टिसाइड्स। सिंस ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं, आर्टिफिशियल जब भी पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं तो प्लांट्स आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, यानी उन पेस्टिसाइड्स का उन प्लांट्स पे कोई असर होना बंद हो जाता है क्योंकि वो अडेप्ट कर लेते हैं उस तरह से। तो वो अडेप्टेशन को कोई भी बायो पेस्टिसाइड किसी भी प्लांट को किसी भी तरह से अडेप्टेशन नहीं करने देता है, यानी इनका रेगुलर यूज़ प्लांट को किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा और किसी भी तरह से कोई रेजिस्टेंस बनाने नहीं देगा। ठीक है, तो दीज वर द रोल ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स इन अवर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यहाँ पे आपकी यूनिट 3 ख़त्म होती है। थैंक यू।